नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर संदीप कुमार जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत और अभिनंदन। पहले एक वीडियो दिखा दे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि आज राजनीति का स्तर क्या हो गया। पहले बता दे थोड़ा सा राजनीतिक माहौल में। अब ये हमें समझ में आता है कि जो जितना ज्यादा बोलेगा उसे बड़ा पद मिल जाएगा, और ये खास करके भारतीय जनता पार्टी में इस समय होड़ मची हुई है। आप देखते हैं कि शब्दों की गरिमा जब प्रधानमंत्री ही गिरा दें, कट्टा सट्टा कनपट्टा मंगलसूत्र, इन सब पर चर्चा जब होने लगे तो हमें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया। शिक्षा में ही तो हमें समझाया गया कि अपनों से बड़ों से बड़े सम्मान से बात करनी है, अपनों के से बड़े में या अपने सामाजिक दायरे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो किसी को आहत करें या वो शब्द जंगली किस्म के हों। ये शब्द कट्टा कनपट्टा, इन्हें हम जंगली किस्म का शब्द मानते हैं। और इसके बावजूद जब ये सब चर्चा होने लगी तो फिर बीजेपी में अब होड़ मचने जा रही है कि भैया हम पीछे रह जा रहे हैं। तो अब ऐसा ही एक नाम उभर कर सामने आ रहा है जो अपने को अटल बिहारी वाजपेयी का दत्तक पुत्र मनवाने की फिराक में थे। हालांकि सालीन भी थे, उनके बारे में कम चर्चा है। वो गृह मंत्री रहे तो उन्होंने कई फाइलों पर अपने दस्तखत नहीं किए। मजबूरन बीजेपी को गृह मंत्री के पद से उन्हें हटाना पड़ा, और जब उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया तो रूठ गए थे। बड़ा मुश्किल से गए जब रक्षा मंत्री का पद नंबर 2 की हैसियत पर कर दिया गया कि गृह मंत्री तीसरे नंबर पर रहेगा। ये पहली बार हुआ, इससे पहले गृह मंत्री ही सेकंड पोजीशन में रहता है देश में। अब सदन में वंदे मातरम पर चर्चा थी, जब देश को जरूरत थी चर्चा रोजगार पर कराने की, स्वास्थ्य पर कराने की। हेल्थ इशू इतना बड़ा है यहाँ। चर्चा थी महंगाई पर कराने की, चर्चा थी गिरते रुपया पर, चर्चा थी इंडिगो पर होना। देश में वंदे मातरम पर कल 10 घंटे खर्च किए गए। वंदे मातरम मेरे दिल में बसता है, वंदे मातरम इस देश के प्रति एक नागरिक के दिल में बसता है कि वंदे मातरम के जरिए ही हम स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे बढ़े। और आज उसी नारे पर हम बहस कर रहे हैं। क्यों? हम नहीं समझ पा रहे आखिर बहस का मुद्दा क्या है। लेकिन पहले संदीप जी हम ये वीडियो आपको दिखा दे राजनाथ जी का, फिर हम आगे बात करें। इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम तो नहीं है। रुकिए, कौन बैठाएगा? संदीप जी आपने वीडियो देखा, पहली टिप्पणी में मांगूंगा, कितनी बुरी तरीके से बौखला गए हैं। जी बिल्कुल शिव कुमार जी, नमस्कार आपको। देखिए, ऐसा है कि किसी भी नेता को वो देश के मुद्दों को वहां पर संबोधित करने के लिए पार्लियामेंट में व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। खास करके विपक्ष ने टिप्पणी की क्योंकि विपक्ष व्यथित है। विपक्ष व्यथित इसलिए है कि देश में वाकई बहुत ही मुद्दे पड़े हुए हैं। मुद्दे इतने ज्यादा हैं, कब सिर्फ नकली बिक रहे हैं, शिक्षा मित्रों की सैलरी नहीं बढ़ रही, यानी दर्शकों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका जीवन बदहाल हो गया, फटेहाल हो गया है, बहुत ही बुरी स्थिति जीने को लोग मजबूर हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। अरे भाई, वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, उस पर किसको शक है? हर वो व्यक्ति जो देशभक्त है, जो देश को मानता है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम को लेकर सम्मान से भरा हुआ है। बिना मतलब का पूरी पार्लियामेंट को और देश में एक पोलराइजेशन का नैरेटिव खड़ा हो, मुसलमानों के खिलाफ एक बिना काम की डिबेट शुरू हो और हिंदू मुसलमान शुरू हो और सारे मुद्दे दब जाएं मुद्दे की पार्लियामेंट में सट्टा लग रहा था महादेव बेटिंग ऐप से। मुद्दे दब जाएं कि अडानी को सब कुछ दिया जा रहा है, अडानी को बचाया जा रहा है एलआईसी के पैसे से, और चर्चा न करना पड़े एसआईआर पर, चर्चा न करना पड़े कि इंडिगो में क्या इनका हित शामिल है। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है, याद रखिएगा। 30% का अकेले एविएशन को भारत का संभालता है, उसकी शर्तों पर भारत सरकार क्यों झुक रही है। तो ये मसला जो है ये दब जाए।
तमाम तरह की चीजें जिनका आपने शुरुआत में जिक्र किया, और ये व्यक्तिगत होकर किसी के भी खिलाफ इस तरह की बातें करना, अपनी लॉयल्टी अपने प्रधान सेवक को दिखाना ताकि हम मंत्रिमंडल में बने रहें, ये ऐसे नेता हैं अभी जो संघर्ष कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी के लिए किसी को, एक्चुअली ये लोग एक तरह से देखा जाए तो एक शूटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ा माफिया हो उसके शूटर के तौर पर वो अपने को दिखाएं कि हम ज्यादा वो हैं, कमिटेड हैं, हम देखिए हम आपके प्रति बहुत लॉयल हैं, आप कहें कि इशारा तो करिए हम इन लोगों को साफ कर देंगे, तो हम गाली देके इनको ध्वस्त कर देंगे, हम इनको डरा के धमका के ध्वस्त कर देंगे, हम इनको ठिकाने लगा देंगे। यही वाली पॉलिटिक्स है, अपने 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 साहिब के प्रति जो ईमानदारी दिखाने का चक्कर है उसमें ये लोग रोज मतलब इस तरह का जो पार्लियामेंट है वो दूसरे तरह का लो पे पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद रहा, और ये दुखद है वास्तव में। वंदे मातरम और जो हमारा जो राष्ट्रगान है, याद रखिएगा शिव कुमार जी, कल तो बहुत सारे हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने भी साफ साफ कहा, याद रखिएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तिरंगे को झंडा मानने से इनकार किया, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की मुखबिरी की। कल साफ साफ अखिलेश यादव ने कहा कि मुखबिर, और वास्तव में जो मुखबिर थे वो देशभक्त होने का सर्टिफिकेट अपने ले चुके हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए हैं, उसके नैतिक उत्तराधिकारी बन चुके हैं, अपने से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब दूसरों को ठप्पा लगा के दूसरों को कह रहे हैं कि नहीं तुम देशभक्त हो, फलाने हैं ढिमकाने हैं। और इनकी हालत यह है कि इन्होंने लंबे समय तक अपने संगठन आरएसएस, जो इनका मातृ संगठन है, वैचारिक संगठन है, उसके हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं फहराया। कहा कि भारत का जो तिरंगा झंडा है राष्ट्रीय, वो भगवे रंग का होना चाहिए। ये वो लोग हैं शिव कुमार जी जिनको जो एक राष्ट्र गीत नहीं लिख पाए, इनकी विचारधारा के लोग। राष्ट्रगान लिखा है माननीय हमारे जो महाकवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि उसके लिए उनको नोबेल मिला शिव कुमार जी 1913 में। और उन्होंने कविताएं क्या लिखी हैं उन्होंने कविताएं लिखी हैं कि उनका जो गीतांजलि है ना, पूरा वो मानवीय संवेदना और मानवीय जीवन और मानवीय सम्मान के ऊपर की कविताओं से भरा हुआ है। और उनकी एक कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वो पूरा उनका जो कविताओं का संग्रह है, वो व्यक्ति वहां पर आदमी की सम्मान और भय से परे जीवन की बात करता है। आप ध्यान दीजिएगा शिव कुमार जी की गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने खाली बस भारत का ही राष्ट्रगान नहीं लिखा था, उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, और वो पूरा शौक से और पूरे माने उससे गाया जाता है, अमार सोनार बांग्ला। उसी तरह से जो भारत के दो और राष्ट्रगीत हैं, वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा, आपने स्कूल में गाया होगा सारे जहां से, अगर आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो मालूम है। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगीत हमारा लिखा था इकबाल ने, जिन्होंने पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी लिखा है। इकबाल भारत के थे, बाद में वो जाके पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो शिफ्ट हो गए, लेकिन कोई भी संघ का व्यक्ति नहीं लिख पाया। जानते हैं ये जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये साधु बांग्ला में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, ना ही राष्ट्रगान। तो याद रखिए, एक राष्ट्रगान लिख नहीं पाया, राष्ट्र गीत नहीं लिख पाया, ना ही उसकी तरफ सोच सकते हैं। इतना बेहतरीन विविधताओं से और तमाम तरह की चीजों से भरा हुआ वो गान है जो हमारी अस्मिता की पहचान है और हमारा गौरव है। तो इस पे तो किसी को शक नहीं है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स जो है, ना ही SIR पे बात करेंगे। ये आपने सही लिखा था कि चुनाव आयोग में माने एक तरह का भगदड़ मची हुई है, निर्णय कुछ और लिया जाता है मीटिंग में, बाहर वो कुछ और आता है। तो SIR पे बात होनी थी, चुनाव आयोग पे बात होनी थी, भारत में जो जनता की जो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो दम तोड़ रहा है, उस पे बात होनी थी। यही महामानव जब थे 60 रुपया पार कर रहा था तो कहते थे कि अब ये कहाँ जाके रुकेगा। बहुत सारे लोग ट्वीट किया करते थे, याद होगा आपको, सिने स्टार है, एक सिने स्टार है, बड़ी बड़ी ट्वीट किया करते थे, एक और सिने स्टार है। तो लोग अब पता नहीं वो कहाँ चले गए। इन्होंने माहौल बनाया, इन्होंने झूठे ढूंढे स्पेक्ट्रम के खिलाफ, बताया कि देश में करप्शन है, जो भी है। लेकिन अभी जो चल रहा है उससे बड़ा करप्शन कोई हुआ है इस देश में? चाहे वो राफेल को जो 500 की डील थी 1500 में खरीदना रहा हो, या फिर भारत के शेयर मार्केट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी और छल करना रहा हो। लगातार किसकी सह पे हो रहा है ये सब कुछ? तो ये इनकी एक मुख्यमंत्री जो भारत की राजधानी है, वो कह रहे हैं कि AQI एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोल्यूशन नापते हैं। गजब हालत है। जिस चीफ मिनिस्टर को यही नहीं मालूम है, सोचिए कि वो प्रदूषण पर कितनी गंभीर होंगी।
जिसने कोई चिंतन ही नहीं किया, जिसने कोई गंभीरता से लिया ही नहीं इस प्रदूषण को, वो क्षमा करिएगा, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंस्ट्रूमेंट बता रहा है टेम्परेचर नापने का। गजब है। ये जड़ता का आलम है। और ये ऐसे ही लोग चर्चा कर सकते हैं वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में। तो हो रहा है, लेकिन नुकसान तो देश के आम आदमी का हो रहा है, देश की जनता का हो रहा है। और इस नुकसान से बचने के लिए लोगों को सवाल पूछने होंगे, कहना होगा कि भाई हमने भेजा है आपको हमारे मुद्दों पे चिंता और वो करने के लिए। अभी जो दिल्ली में विस्फोट हुआ उस पर कितनी चर्चा हुई है। अभी जो विस्फोट हुआ था पहलगाम में, कितने लोग पकड़े गए हैं उसमें? खाली बस ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन लोग कहाँ पकड़े गए? ये जो दिल्ली वाले में, उसमें क्या हुआ? नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मसला है? विदेश उसमें नीति क्यों नहीं हुआ? जब तक मुस्लिम डॉक्टर्स पकड़े जा रहे थे, रोज मीडिया में खबर चली। क्या अगर ऐसा वीडियो किसी विपक्ष के नेता का होता तो टीवी डिबेट्स का हिस्सा होता कि नहीं होता? इसी पर डिबेट होती, सब जगह यही चर्चा होती, 1 महीने डिबेट होती। और अब चूंकि राजनाथ सिंह का है तो कहीं आप टीवी पर इस पर चर्चा दिखा दो। अब इस पर चर्चा करेगा दूसरा खेमा, और दूसरे खेमे की चर्चा जो होगी उससे बताया जाएगा कि उसमें उन्होंने कहा क्या है। उसमें उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। लेकिन क्या एक सांसद की मर्यादा नहीं है? जो सांसद 15 से 25 लाख वोटों के बीच में प्रतिनिधित्व करता है। कल संदीप जी मेरी बात हो रही थी सीपीआई माले के महासचिव से। मेरा उनसे सवाल था कि जब वो एक विधानसभा पे 25 से 30 हजार वोट डिस्टर्ब हो गए एसआईआर में, और उससे 1 वर्ष पहले चुनाव हुआ है, तो यानी 1.5 लाख वोट डिस्टर्ब हो गए एक लोकसभा में। 5 विधानसभा से कम होती नहीं है। बिहार में तो 6 हैं, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों पर 40 लोकसभा, तो 4 6 24, लगभग 6 विधानसभा आएंगी। तो लगभग 6 विधानसभा में ये जाएगा 2 लाख के समथिंग वोट। तो 2 लाख वोट फर्जी था, तो वो सांसद जो 30,000 40,000 से जीता है, उसे कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि वो सांसद सही है, वो चुनाव ठीक है? ये सवाल बड़ा गंभीर है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कौन पूछेगा? उन्होंने कहा हम कोर्ट जा रहे हैं, हमारे तो 4 MP, वो क्षमा चाहेंगे 4 विधायक, अगर हमें 5,000 वोट और मिल जाते तो जीत जाते। 4 विधायक 5,000 वोट से जीत जाते। एक 195 से हार गया, एक खाली 95 से हार गया, एक 1300 से हार गया, एक 2600 से हार गया। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर है। अब एसआईआर हो रहा है, चर्चा होगी नहीं, सदन में होगी तो जूतम पैजार पे आ जाएगी, ज्यादा बोलोगे तो वो बदतमीजी पे आ जाएंगे। ये कल साबित हो गया। हालांकि इससे पहले भी अमित शाह डांटते रहे हैं लोगों को, कोई नई बात नहीं है, बड़ी बदतमीजी से बात होती रही है। लेकिन अब राजनाथ सिंह का ये कह देना, अब ये साबित हो रहा है कि पूरी भाजपा भी इसी लाइन पे चलेगी। राजनाथ सिंह एक धीर गंभीर नेता थे, उनका भी ये बदलाव कहीं अलग ले जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव ने जब सवाल उठाया कि आप ना तो वंदे मातरम पर यकीन रखते थे, ना झंडे पर यकीन रखते हो, आप बताइए कि आपके पारिवारिक, आप दूसरे के गार्जियंस को अपना गार्जियंस क्यों बताने लगते हो? प्रियंका गांधी कह रही है कि हमें बता दो, एक दिन नेहरू कांग्रेस पर स्पीच कर लो, 10 घंटे की करा लो बहस, 15 घंटे की, लेकिन उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बात करो। तो भाजपा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहती? संदीप जी देखिए शिव कुमार जी, भाजपा शिक्षा स्वास्थ्य पर इसलिए चर्चा नहीं करना चाहती है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी में हुआ ही नहीं। शिक्षा में आप बताइए कितनी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, आप बताइए कि कितने मैंने इस तरह के क्वालिटी कोई संस्थान खोले गए हैं जहां विकास, डेवलपमेंट और इस तरह की, जबकि 10 साल में, पिछले 12 साल में भारत की जो आबादी है वो बहुत बदल चुकी है। उसमें बहुत सारे युवा जुड़ चुके हैं। वो युवा कहाँ पढ़ने जाएंगे? आप एक वेलफेयर स्टेट हैं, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कितनी मतलब सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा शिव कुमार जी कि भारत की आबादी 140 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है। अमेरिका में 6,000 पब्लिक यूनिवर्सिटी है, माने सरकारी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। भारत में 600 तो 6,000 बनाम 600, आबादी है वहां 30 करोड़, 35 करोड़ मान लीजिए, 35 करोड़ है मोटा मोटी, और यहाँ आबादी है आपकी 140 करोड़। ये तो गंभीरता है सरकार की। आप कहते हो कि विश्वगुरु बनाओगे, तो क्या बिना विश्वविद्यालयों के विश्वगुरु बनाओगे? खाली आपका जो YouTube का लेक्चर है, परीक्षा पे चर्चा, वही सुन के लड़के पास हो जाएंगे? या उनको पढ़ना भी होगा, उनको तमाम तरह की चीजें करनी होंगी? क्योंकि भाई अब ये ऐसे तो चलेगा नहीं ना। तो आपने कितने नए विश्वविद्यालय बनाए, आपने हॉस्पिटल्स कितने बनाए? हॉस्पिटल्स जो थे उनकी भी बहुत ही बुरा हाल हो गया।
नीट में आपने देखा जो बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है, एक एक स्कूल से नीट में 6-6 टॉपर निकल आ रहे हैं। एक बच्चे को हाई स्कूल के एग्जाम में मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स पाने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, कितना मेहनत करता है वो दिन रात। वैसे में मेडिकल की सीटों का को अगर बेच दिया जाए, इस तरह का आरोप लगा था नीट में, पिछले नीट में, और लगातार लोगों ने खूब प्रदर्शन किया, धरना किया, और ये सभी उसमें ज्यादातर इनके भक्त ही थे, और वो भी पूरी तरह से एकदम दंग रह गए। कुछ नहीं हुआ, उल्टे उनको लाठी फाठी चार्ज करके और उसको दबा दिया गया, और नीट में जो लोग पास थे वो पास रहे और वो डॉक्टर बन गए। तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या हालत है, क्या आलम है। बहुत ही हॉस्पिटल हो, अब देखिए अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे तो हॉस्पिटल भी क्या चलेंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स में कितनी संख्या बढ़ाई गई है, कोई डेटा के साथ बताए। इनका सीएम एक्यूआई को टेम्परेचर नापने का माध्यम बता रहा है। तो आप सोचिए कि उसका खुद का, जबकि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स थे, नहीं आप वो अच्छे थे बुरे थे या क्या थे, इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे बंद कैसे कर दिया। दिल्ली में आप क्या आप कम समझते हैं क्या कितनी आबादी है? दिल्ली के चांदनी चौक में जाइए और रिक्शा चलाने वालों को, चांदनी चौक में रिक्शा चलाने वालों की गजब आबादी है, चाहे रिक्शा हो चाहे ठेला चलाने वाले हो, क्योंकि वहां थोक व्यापारी हैं और उनका पूरा सामान ट्रक से उतरने के बाद यही ठेले वाले रिक्शे वाले ही लेके आते हैं वहां की सवारियों को ले जाना ले आना। उन ठेले वालों को, उन रिक्शे वालों को कभी गौर से देखिए आप, और आप चांदनी चौक की गलियों से गुजरिए, आपको केवल और केवल पेशाब की बदबू आएगी। कुछ गलियों में तो बहुत एकदम बदबू ही बदबू होती है। कारण ये है कि नहीं वहाँ कोई हाइजीन है, ना ही उनके लोगों के लिए जो जो दिन भर में गुजरते हैं वहां से, उनके लिए पेशाब करने के लिए मूत्रालय, इस तरह की चीजें, कोई सुविधाएं नहीं। चेहरों पे उन रिक्शे वाले, उन ठेले वालों के चेहरे पे देखिए काली एक परत जमी हुई है, और उनका जो जीवन है पशुओं के करीब चला गया है। तो जब मनुष्य जो है इस तरह की स्थितियों में, वो भी देश की राजधानी में जी रहा हो, तो वो आप सोचिए ना कि कितना बड़ा मुद्दा है। लेकिन देश में तो ये बताया जा रहा है कि भाई देखो अब्दुल जो है, अब्दुल को टाइट करना है, और अब्दुल जो है तुमको हड़प लेगा, तुम्हारा इस दुर्दशा का जिम्मेदार वही है, इस दुर्दशा का जिम्मेदार विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है। लोगों ने सवाल करना छोड़ दिया है, या पता नहीं डर गए हैं, जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है, और बिना जमीन का आदमी हवा में टंगा हुआ त्रिशंकु की तरह, और भारत का त्रिशंकुकरण कर दिया गया है, त्रिशंकु की तरह लटक गया है आदमी। अभी आधुनिक भारत का व्यक्ति लटका हुआ है, न ठीक से हवा में है न ठीक से जमीन पे है, पता नहीं अजीबोगरीब स्थिति में है। उसके जिम्मेदार केवल और केवल ये है। और लोग तो मजाक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ दिन बाद ये कुछ दिन बाद ये लोकसभा में ये भी चर्चा होगी कि यशोदाबेन महामानव से प्रधान सेवक से क्यों अलग हो गई थी, और उसके लिए जिम्मेदार विपक्ष है या फिर नेहरू जी हैं। इस पे भी चर्चा होगी दिन भर 10 घंटा। ये लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, मेरी बात नहीं है, मैं सोशल मीडिया को कोट कर रहा हूँ। तो आप सोचिए ये पार्लियामेंट का लेवल हो चुका है, जहां देश के सारे लोग जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमपीज की तो हैसियत को इतना समेट दिया गया जैसे लगता है कि वो कोई वार्ड के मेंबर है। मैंने उनमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा गया। ये बहुत दुखद है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही पीड़ादायी क्षण है, बहुत ही दुखद क्षण है। और मुझे लगता है कि सबको सवाल करना चाहिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल इस देश का प्रतिनिधि है, उसको अपने मुद्दों पर बोलना चाहिए, बोलने देना चाहिए, और पार्लियामेंट रेगुलर चलनी चाहिए, और जो हमारे जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर लगातार चर्चा होनी चाहिए। संदीप जी, प्रधानमंत्री जी जब पहले दिन संसद जाते हैं तो ये कहते हैं कि पहले हम सदन में उन नए सांसदों को मौका देंगे जो पहली बार चुनकर आए। संसद चलेगी तभी तो मौका मिलेगा, संसद में डिस्कस होगा तभी तो मौका मिलेगा, क्योंकि नए सांसद चुन के आए हैं, वो विपक्ष में ज्यादा आए। इस लिहाज से आप किसी को मौका नहीं दोगे। कई विपक्ष में नए सांसद आए हैं, वो बड़े धारदार वक्ता है, वो 6-6 बार विधायक रहे हैं, 7-7 बार विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, सदन कैसे चलता है वो जानते हैं। लेकिन सदन में मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखती। सदन में बात होती है परिवारवाद की, जिससे आम नागरिक का कोई लेना देना नहीं है। परिवारवाद है किस पार्टी में नहीं। उन्हीं की सहयोगी मंत्री है एक अनुप्रिया पटेल, वो कहती है भाजपा को जो दिखाई देता है वो कहती है हमें परिवारवाद से कतई दिक्कत नहीं है। वो आरक्षण पर भी बोलने को राजी नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में भर्ती हो गई, उस पर दलित पिछड़े आज भी घूम रहे हैं आरक्षण पर, वो नहीं बोलेंगी।
आप आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईआर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बीमारी बन चुका है। 3 करोड़ के आसपास फार्म नहीं वापस आए हैं। तारीख 11 तारीख को पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह और बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया पे बढ़ेगा। धीरे धीरे ये 15 दिन बढ़ जाएंगे। अगर पहले ही 1.5 महीने का समय दिया होता तो कम से कम लोगों की जानें तो न जाती। लोग आपाधापी में, लोग प्रेशर में जाने जाती गई। इन सब चीजों का क्या मकसद है? अभी मुझे चुनाव आयोग का मैसेज मिला है कि 1 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है। 3 करोड़ वोटर अभी भी वापस नहीं आए हैं। अब इसमें समस्या है, अब विपक्ष खामोश हो गया है। 4 लाख वोटर नोएडा में नहीं मिल रहे हैं, 5-6 लाख वोट गाजियाबाद में नहीं मिल रहे हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, बड़े महानगरों में जहां बीजेपी की विकराल जीत होती है वहां मिल ही नहीं रहे हैं। तो अब क्यों टाइम बढ़ाया जा रहा है? जो 3 करोड़ वोट हैं उनमें कम से कम महानगरों में निकलेंगे 1.5 करोड़ वोट। फिर बीजेपी कैसे जीतेगी 7 लाख से गाजियाबाद? बीजेपी कैसे जीतेगी 5 लाख से नोएडा? इस पर कौन बोलेगा, कौन सवाल करेगा? संदीप जी, आप सपा के प्रवक्ता भी है, मेरा बड़ा गंभीर सवाल है। नहीं, ये बहुत ही गंभीर भी और महत्वपूर्ण भी सवाल है। क्या माने ये सबसे बड़ा सवाल तो सबसे पहले ये है कि इतने सारे बीएलओ की मौत, देश में 50 से ज्यादा बीएलओ मर गए हैं। बंगाल में ये अकेले बीएलओ और चुनाव से संबंधित कर्मचारियों की जो मौत हुई वो 30 से ऊपर है। मध्य प्रदेश, केरला, यूपी और तमाम राज्यों में बहुत सारे बीएलओ की मौत हुई है। इन मौतों का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इन परिवारों को उनकी जगह पर नौकरी और फिर उनको मुआवजा दिया गया है? क्या इनसे मिलने के लिए चुनाव आयुक्त गए थे? इनसे मिलने के लिए उस राज्य का मुख्यमंत्री गया? कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति गया ढांढस बंधाने के लिए कि नहीं तुम काम नहीं कर पाए और दबाव में तुमने जान दे दिया? कोई संवेदना इन लोगों ने दिखाई है? लोग निष्ठुर और बिना संवेदना के लोग हैं ये। और एसआईआर जो था, आपने सही कहा अपने सवाल में कि आप शुरू में ही 1.5 महीने की रखते, 1.5 महीने क्या, आप 3 महीने रखते, क्या दिक्कत है? आप उसमें बांट देते उसको कि हमारा इनिशियल जो जिम्मेदारी है वो पहले महीने की है, फिर दूसरे महीने में इतना हम टारगेट अचीव करेंगे, तो कौन सा मतलब दिक्कत हो जाती? तो ये जो जल्दबाजी में काम किए जा रहे हैं वो किस लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है? और रही बात इन महानगरों से इतने बड़े वोटर्स के गायब होने का, तो फिर क्या समझा जाए कि पीछे क्या ये सब फर्जी वोटर्स थे या वोटर्स नहीं थे तो क्या इनको मैनेज किया गया था, या फिर ये लोग थे और गायब हो गए हैं, तो गायब हो गए हैं तो कहाँ गए हैं? ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की जरूरत है और उसको ईमानदारी से टैकल करने की जरूरत है, मतलब फेस करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर तो इनकी एक ऐसी पॉलिसी रही है जो जानलेवा रही है, जिसने इस निरीह लोगों की जान लेके, कल ही फिर एक बीएलओ ने कहा, इनके साथ भी एक दुखद घटना हुई है। तो रोज एक खबर आती है। सोचिए, ये डिमोनेटाइजेशन की लाइन में लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे और मारे गए, और अंत में जो पैसा था वो पूरा आ गया। मतलब एक मुंह पे जोरदार तमाचा था ये, लेकिन जिम्मेदारी लेगा कौन इस सिरफिरे निर्णय के लिए? ऐसे निर्णय थे जिसका कहीं कोई जनता से लेना देना नहीं था, केवल जनता को परेशान करने के निर्णय थे और जनता से जनता क्या जान लेने वाले ये निर्णय थे। तो इस तरह के जानलेवा निर्णय से सरकार को वापस हटना चाहिए, पीछे अपने एसआईआर को ज्यादा समय दे के आराम से करना चाहिए। जो भी बीएलओ पे दबाव है उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मानसिक चिकित्सा, और उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। और कोई भी मैंने प्रदेश में, समाज में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा अपने हिसाब से खर्च करने की आजादी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। आजादी का मतलब नहीं है कि आपने देश निर्माण का ठेका ले लिया है और उसमें कोई अपनी जान देगा। तो मुझे लगता है कि एक की जान चली जाए और एक आराम से रहे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी। इसी व्यवस्था से तो हम लोग डेमोक्रेसी में आए थे, और डेमोक्रेसी में हम सभी की जो लिंकन की परिभाषा है ना कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है, वो अब इन बीएलओस पे तो नहीं लागू हो रहा है, वो उनके लिए नहीं है। उन्होंने दबाव में अपनी जान दे दी है, दबाव में उनका हार्ट अटैक हुआ है, दबाव में उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो ये सब सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि हमारे नागरिक क्यों इतने परेशानी में। आप चले जाइए स्कैंडिनेविया के देश में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, स्वीडन में, वहां कोई ऐसा काम नहीं सरकार करती जिससे लोगों के जीवन में दबाव पड़े। तो ये सरकार को तो सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी, कि भाई हमसे गलती हुई, हम इसका समय लिमिट बढ़ाते हैं, आराम से करिए, कोई गड़बड़ी नहीं है। जो छूटेगा उसको भी हम प्रावधान करेंगे और कायदे से उसका किया जाना चाहिए, और उसको भी इंक्लूड करेंगे जो भी क्लेम करेगा अपना अधिकार। तो ऐसे काम होना चाहिए, लेकिन वो ठीक इसका उल्टा रहा है, क्योंकि इनकी नीयत
कुछ और है। चलिए संदीप जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बना रहेगा, क्या इस तू तड़ाक से समाज में एक संदेश नया जाएगा? क्या विखंडित होते समाज को हम रोक पाएंगे? हम अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते क्या अब हिंदुओं में भी एक दूसरे समाज की जातियों की चूड़ियां टाइट करने का प्रयास शुरू कर दिए हैं? समाज विखंडित रहे, यही बीजेपी का क्या नारा रहेगा? समाज को, आपसी भाईचारे को इतना डेंट पहुंचाया है कि उसे हम जोड़ने में बरसों लगा देंगे। फिलहाल इस समाज को बचाने के लिए इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक को जब यह सोच समझ में आएगी कि बेटे के रोजगार जरूरी है, बेटी की शिक्षा जरूरी है, घर में महंगाई से किचन का सामान जरूरी है, तब हम देश को बदलने की ओर अग्रसरित करेंगे। विदेशों में बड़ी तादाद में लोग कमा रहे हैं, इसी नेट के जरिए कमा रहे हैं, नेटवर्किंग के जरिए कमा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां लोग कट्टा, कनपट्टा, सट्टा, इन पर चर्चा कर रहे हैं। कोडीन कफ का सिरप पी के सोने में मस्त है, और हम ये कहा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा खबरें उठाएगा कोडीन कफ की, उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये सार्वजनिक धमकी देखकर भी अगर आप खामोश हैं तो फिर अब आपको कोई और बता नहीं सकता, क्योंकि आपको तो सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट रहे और आप इसमें प्रसन्न हो, आपका रोजगार चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो फिर बने रहे, फिर इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ संदीप जी आपसे विदा।